क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक नई जर्नी मैंने आप लोगों के सामने शुरू कर दी है आप लोगों के लिए। तो वही हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य को हम कंटिन्यू करेंगे एज अ रेगुलर क्लासेस के साथ। और आप लोगों को पता चलेगा कि हिंदी साहित्य का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो कौन कौन से एग्जाम्स में अपकमिंग रहेगा, या कौन कौन से टीचिंग एग्जाम्स में आता है, और क्या सिलेबस रहेगा। तो सब कुछ आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये क्लास हमारी एज अ इंट्रोडक्शन के तौर पर, यानी कि परिचय के तौर पर होने वाली है कि हिंदी लिटरेचर में कौन कौन सी चीजें एड ऑन है और उसके हिसाब से कौन कौन से एग्जाम्स में ये अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो बस आप लोगों को अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देना है लाइक इट के थ्रू, ताकि मुझे आप लोगों का मोटिवेशनल फीडबैक मिलता रहे और मैं यूं ही क्लासेस कंटिन्यू करती रहूं। और साथ के साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना एवरी क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पर पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि हिंदी लिटरेचर, जो हिंदी साहित्य है, वो कौन कौन से एग्जाम्स में आता है एज अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय टीचर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो चाहे वो आप टीजीटी लेवल पे कर रहे हो, चाहे पीजीटी लेवल, टीजीटी लेवल यानी कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, तो वहां पर भी ये हिंदी साहित्य, जो हिंदी लिटरेचर का सब्जेक्ट है, वो एज अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इंक्लूड रहेगा। और वैकेंसीज आती हैं हर साल, तो उसके हिसाब से आप लोगों को कंटिन्यू करनी है अपनी तैयारी। DSSS जो दिल्ली टीचर्स के लिए है, वहां पर भी हिंदी साहित्य का स्पेसिफिक सब्जेक्ट आता है। APS आर्मी पब्लिक स्कूल में भी टीजीटी एंड पीजीटी के तौर पर वैकेंसीज निकलती हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट हिंदी के साथ। यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के लिए भी निकलती हैं वैकेंसीज। हालांकि 2022 में हमारा एक फॉर्म फिल हुआ था यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के लिए, बट नहीं हो पाए एग्जाम, तो 2023 और 2024 निकल गया, 2025 कंटिन्यू हो रहा है। और इस बार भी ऐसा था कि मतलब एग्जाम होने वाला है, बट भाई पीजीटी का एग्जाम तो नहीं हुआ है, टीजीटी का देखते हैं क्या है क्या नहीं है, तो आप लोगों को वो भी टाइम पर मैं अपडेट दे दूंगी। और राजस्थान टीचर्स के लिए भी हमारा टीजीटी एंड पीजीटी में निकलती हैं वैकेंसीज। EMRS की वैकेंसीज भी निकलती हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, चाहे वो परमानेंट बेस पर हो, तो उसके लिए भी हिंदी साहित्य हमारा इंक्लूड रहता है एज अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यूजीसी नेट का सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा वास्ट होता है, थोड़ा सा ज्यादा आता है, मतलब कि अदर जो टीचिंग एग्जाम्स हैं, क्योंकि इसके लिए आप किसी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर बनते हैं, उसके लिए आप लोगों को नेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य के टीचर बनना चाहते हैं, तो नेट एग्जाम आप लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा हिंदी साहित्य के साथ। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ हिंदी साहित्य से है, तो आप नेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका पर्टिकुलर क्लास एक मैं लेकर आऊंगी, जिसमें आप लोगों को नेट एग्जाम से रिलेटेड और भी चीजें या इंपॉर्टेंट बातें पता चल जाएंगी। फिर आता है कि अगर आप BA और MA कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, या बैचलर कर रहे हैं हिंदी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे आप इग्नू से कर रहे हो, चाहे सोल से कर रहे हो, चाहे आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, और हिंदी लिटरेचर से कर रहे हैं, तो वहां पर भी जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें हिंदी लिटरेचर के किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आप लोगों को इसी सीरीज में आप लोगों को पता चलते रहेंगे। तो बिहार टीचर्स के लिए भी टीजीटी एंड पीजीटी की वैकेंसीज निकलती हैं, उसके लिए भी आप लोगों को तैयारी यहीं से कंटिन्यू मिल जाएगी। ठीक है, या अदर जो स्टेट वाइज टीचर्स बनते हैं, मतलब कि बनेंगे या बनना चाहते हैं आप लोग टीजीटी एंड पीजीटी टीचर्स, तो उसके लिए भी हिंदी साहित्य का एक अलग ही इम्पोर्टेंस रहता है। तो वो चीज हम कंटिन्यू करेंगे आज की इस क्लास में। यहाँ पर तो मैंने ये बता दिया कि कहाँ कहाँ पर हिंदी जो साहित्य है एज अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एक इंट्रोडक्शन कि भाई हिंदी साहित्य में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, और साथ के साथ कौन कौन सी चीजें आप लोगों को एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो पूरी की पूरी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा लास्ट तक, ताकि एक भी पॉइंट आप लोग मिस ना कर सके। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हिंदी साहित्य क्या है। हिंदी साहित्य हमारा एक तरीके से हजारों साल पुराना, एक तरीके से धरोहर जिसे हम कह सकते हैं, हजारों साल पुरानी एक धरोहर है हमारे लिए, जिसमें एक तरीके से काव्य, गद्य रचनाएं, नाटक, निबंध, आलोचनाएं, उपन्यास, कहानियां शामिल होती हैं। ठीक है, और इन सभी चीजों को, इन सभी रचनाओं को कौन कौन से लेखकों ने, कौन कौन से कवियों ने अपने तरीके से लिखा है, उन सब चीजों के बारे में हम हिंदी लिटरेचर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को एक मेन पॉइंट याद रखना है।
तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है कि भाई जो हिंदी साहित्य का जो मुख्य रूप है वो 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है या 4 कालों में बांटा गया है। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो पहला जो इसके अंदर भाग है या पहला जो काल है वो है आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल कहा जाता है। दूसरा है हमारा भक्ति काल, तीसरा है हमारा रीति काल एंड लास्ट है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल का अर्थ है जो अब तक चल रहा है, अब तक का जो समय चल रहा है वहां तक का जो काल है उसको हम आधुनिक काल के रूप में जानेंगे। ठीक है, अब इन पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि इन पार्ट्स में क्या क्या बताया गया है, इन भागों में क्या क्या बताया गया है और ये जो काल है वो कौन कौन से टाइम पीरियड से लेकर टाइम पीरियड तक रहे थे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि जो हमारा हिंदी साहित्य का जो मतलब की धरोहर है, हिंदी साहित्य का जो मतलब एक तरीके से 1500 से लेकर मतलब 1500 साल पुराना एक तरीके से इतिहास रहा है, तो उस टाइम से लेकर अब तक का सबसे पुराना युग या सबसे पुराना काल इसे कहा गया है। तो उसके हिसाब से हम इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदिकाल के बारे में। आदिकाल जो है हमारा वो कौन से साल से लेकर कौन से साल तक रहा, 1050 से 1350 ईस्वी पूर्व तक रहा था और जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। अब वीर गाथा काल या तो आपने कहीं ना कहीं एग्जाम दिया होगा ऑलरेडी, तो आप लोगों को थोड़ा सा हिंट के तौर पर पता ही चल जाएगा कि भाई वीर गाथा काल है क्या। वीर गाथा काल यानी कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है जहां पर या जिसमें वीरों की एक तरीके से जो हमारे राजा महाराज होते थे या योद्धाएं होते थे पहले के समय में जिन्होंने युद्ध किए थे, उन सभी की रचनाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसे वीर गाथा काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो रचनाएं हैं या इस युग में जो रचनाएं हैं वो राजा महाराजाओं या योद्धाओं की वीरता को या वीरताओं का गुणगान करता है, तो उसके हिसाब से इसको वीर गाथा काल भी कहा गया है। इसमें जो भाषा का उपयोग हुआ है वो है अपभ्रंश भाषा का उपयोग हुआ है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ब्रज भाषा भी थी और अवहट भाषा भी थी, मतलब ये एक तरीके से भाषा का रूप है। ठीक है, भाषा का रूप कहेंगे हम इसे, लैंग्वेज के एक तरीके से फॉर्म ऑफ लैंग्वेज कह सकते हैं आप लोग, भाषा का रूप कह सकते हैं। तो उस टाइम पर ये भाषाएं मतलब कि यूज होती थी रचनाओं में। ठीक है, युद्ध हमारे रहे हैं या बलिदान रहे हैं, महान कार्यों का वर्णन इस काल में किया गया है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि वीरता का प्रचार करना था, लोगों के अंदर वीरता का प्रचार बताना था, उनको समझाना था कि किस तरीके से बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो लोग शहीद हुए हैं या मारे गए हैं, उनमें उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या चीजें की हैं, तो उस चीज का प्रचार करना था। समाज को युद्ध और धर्म के लिए प्रेरित करना था। तो इसका जो उद्देश्य है वो भी आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली पता चल गया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। प्रमुख रचनाएं पृथ्वीराज रासो की एक तरीके से चंद बरदाई थी और हमीर रासो भी रहा है और बीसल देव रासो भी रहा है। ठीक है, तो ये रचनाएं रही हैं। अब मैं बता देती हूँ कि ये रासो क्या है। रासो एक तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि रासो जो है एक काव्य था। ठीक है, जो रासो है इसे हम एक तरीके से काव्य से कोरिलेट कर सकते हैं हम। ये एक काव्य रचनाओं में रहा है जिसमें कविताएं लिखी गई हैं। ठीक है, ये एक तरीके से मतलब कि कहानियां, जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें काव्य रचनाएं भी रही हैं और कहानियां भी इंक्लूड रही हैं। ठीक है, तो कहानियां और काव्य दोनों ही, रासो एक तरीके से ग्रंथ के रूप में माना गया है। ठीक है, जिसमें काव्य और कहानियां दोनों ही इंक्लूड हुई हैं। और कौन कौन से या किससे रिलेटेड रही हैं? जो हमारे वीर राजा रहे हैं उनकी जो मतलब कि उन्होंने अपने जीवन में या उनकी जो जीवनी है उस चीज से रिलेटेड, या उन्होंने अपने युद्धों की कहानियों में कौन कौन से बलिदान दिए, उस चीज को कहीं ना कहीं ये जो ग्रंथ है वो बताता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर कि ये जो मतलब कि अगर थोड़ा सा शताब्दी के बारे में बात करें हम, 8 से लेकर 12वीं शताब्दी तक, 8 से लेकर 12वीं शताब्दी तक
कि बीच की जो भाषा है, मतलब कि इस टाइम के पीरियड को या इस टाइम पीरियड के हिसाब से इसको यानी कि आदिकाल को, वीर गाथा काल को कंटिन्यू किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि जो जो पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं ये एज अ क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड पर भी पूछे जा सकते हैं, और जो आप मतलब कि रिटर्न में डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी इस चीज को पूछा जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं तो वहां पर भी इस क्वेश्चन को एक तरीके से पूछा जाता है, और ये अगर कम से कम माना जाए तो 20 नंबर का जरूर आता है, 20 मार्क्स का तो जरूर ही आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा भक्ति काल। भक्ति काल है क्या? भक्ति काल कब से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था हमारा 1350 से 1700 ईस्वी तक चला था। भक्ति आंदोलन का युग कहा गया है इसे, भक्ति आंदोलन। तो नॉर्मली नाम से ही पता चल रहा है कि भक्ति क्या थी। भक्ति हम लोगों की एक तरीके से, हमने लोगों को भी भक्ति की है, आज के टाइम पे हम लोगों की भी भक्ति कर रहे हैं, यानी कि गुरु जो हमारे संत महात्मा है उनकी भक्ति कर रहे हैं, और हमारे जो भगवान है, ईश्वर है, और ईश्वर एक ही है, उसके हिसाब से हम हर तरीके से कहीं ना कहीं मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी एक तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। तो हर चीज हमारी इसी भक्ति काल में इंक्लूड रहेगी। तो इस काल की जो मुख्य विशेषताएं क्या है वो है, यह युग धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का युग माना गया था। ठीक है, धर्म का प्रचार किया गया इसमें। ठीक है, और भगवान को या किस तरीके से हमें किसी की पूजा करनी चाहिए उस चीज को कैसे यहाँ पर बताया गया, और उस चीज का वर्णन इस काल में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब जो भक्ति काल है वो दो रूप में बांटा गया। निर्गुण भक्ति धारा, जिसमें कबीर आ गए, हमारे संत कबीर, नानक जी आ गए, गुरुदेव। ठीक है, और सगुण भक्ति धारा जिसमें राम भक्ति, तुलसीदास, कृष्ण भक्ति, सूरदास और मीरा, इन सभी के बारे में बताया गया है। अब निर्गुण क्या होता है? जिसमें एक तरीके से गुणों से रहित यानी कि जिसमें कोई भी गुण नहीं होते, गुणों से रहित, या जिसकी एक तरीके से हम कह सकते हैं निराकार भी कह सकते हैं आप लोग। निराकार यानी कि जो एक तरीके से जिसका कोई रूप नहीं होता, जिसका कोई आकार नहीं होता, तो वो चीज यहाँ पर निर्गुण भक्ति में दिखाई गई कि यहाँ पर जो महान कबीर रहे हैं, महान संत महात्मा रहे हैं, उनकी पूजा प्रार्थना करने के लिए बोला गया कि उनसे जुड़ो, उनसे या उनकी बातें मानो। ठीक है, उन सब चीजों को निर्गुण भक्ति में दिखाया गया था। ठीक है, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था कि भाई मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, वो तो पत्थर होते हैं। तो इन सब चीजों को निर्गुण भक्ति धारा में अच्छे से दिखाया गया है। और सगुण भक्ति धारा में क्या दिखाया गया है कि मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए हमें, और ये एक तरीके से गुणों से भरा हुआ, गुणों से भरपूर, जिसे हम कह सकते हैं गुणों से भरा हुआ या गुणों से भरपूर इसको माना गया, जिसमें राम, कृष्ण और भी जो हमारे भगवान हैं उन सब की पूजा के बारे में प्रचलित किया गया, इसे धर्म से जोड़ा गया इसे। तो ये चीज हमारी सगुण में आ जाती है। अब इसका उद्देश्य क्या था? भक्ति के माध्यम से ईश्वर से सीधा संबंध, सामाजिक भेदभाव का विरोध करना। ठीक है, ये सब चीजें मतलब कि भक्ति काल की एक तरीके से उद्देश्य में रहा था, इंपॉर्टेंस या एक तरीके से लक्ष्य कह सकते हैं। तो ये चीज भक्ति काल का एक मोटिव था कि भाई इसे क्यों होना चाहिए। अब इसमें जो प्रमुख कवि कौन कौन से रहे हैं? संत कबीर रहे हैं, तुलसीदास जी रहे हैं, और सूरदास, मीराबाई, रैदास, नानक, ये सारे बहुत ही प्रमुख मतलब कि हमारे कवि रहे हैं, जिन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों ही भक्तियों को कहीं ना कहीं प्रचलित किया था। अब प्रमुख रचनाओं में देख सकते हैं आप लोग, रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई, सूर सागर सूरदास द्वारा लिखी गई, और साखियां कबीर जी द्वारा लिखे गए, और दोहे जो भी हैं, जो जिन्हें हम आज कहीं ना कहीं एक तरीके से आज के टाइम पे भी इतना फॉलो करते हुए हैं, आए हुए हैं, हर कोई फॉलो करता है, हर कोई मानता है, उसके हिसाब से ये सारी की सारी भक्ति हमारे आज के युग में भी कैसे कंटिन्यू चल रही है, तो वो चीज इस भक्ति काल के दौर में दिखाई गई है। हालांकि ये तो मैंने एक बहुत ही संक्षेप में बताया आप लोगों को। जब आप अच्छे से पढ़ोगे, एक तरीके से प्रॉपर वे से पढ़ोगे, तो हर चीज को इन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया है, और डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है।